fine and doing very well. ओके जी, लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन एंड देयर ग्राफ। तो उसमें हमने डिस्कशन की थी लास्ट टाइम इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस पर वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स एंड देन we have defined the graph of straight line having x-intercepts, y-intercepts and both। हमने ऐसी इक्वेशन को देखा था जिसमें सिर्फ x-इंटरसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, y-इंटरसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है या दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसका हमने जो है ग्राफ चेक किया था, उसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा। ओके जी, आज हम जो टॉपिक की तरफ आएंगे वो हमारा टॉपिक है स्लोप का। व्हाट इज द स्लोप? तो इसको थोड़ा देखते हैं डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है कि स्लोप का हमें पता तो होता है कि स्लोप क्या है, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं एंड सो ऑन, बट इसकी डेफिनेशन जब आती है तो डेफिनेशन का हमें पता नहीं चलता कि ये है क्या बेसिकली। इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद इसके देखेंगे एक्सरसाइज वाइज। ये स्लोप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो आपको अक्सर बुक में भी नजर आएगी, नेट पे भी नजर आएगी, जो आपने पढ़ी भी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। Rate of change of dependent variable with respect to independent variable is called slope। इसकी अदर डेफिनेशन, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करें तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ y variable if we change only one unit in x variable। ये इसी डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा इजी वर्डिंग में डिफाइन किया है कि बेसिकली हम स्लोप में किस वैल्यू को डिफाइन करते हैं, मतलब स्लोप के अंदर हम किस चीज को डिफाइन करते हैं, वो वैल्यू क्या होती है, वो क्या डिफाइन कर होती है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स वेरिएबल, जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है ना, टू वेरिएबल फॉर्म में, एक्स एंड वाई की फॉर्म में होती है, फिर हमारे पास ग्राफ के अंदर भी दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये उसी के रिस्पेक्ट से डिफाइन किया हुआ है कि अगर एक्स एक्सिस आपका एक यूनिट चेंज होता है, वन यूनिट चेंज होता है, तो उसकी चेंजिंग का जो इफेक्ट है वो वाई वेरिएबल पे कितना पड़ता है। जब हम इसका इफेक्ट कंप्यूट करते हैं ना, मतलब हमने एक्स का एक यूनिट चेंज कर दिया, अब इसके चेंज होने से वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहा है, वाई वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, इस चीज का नाम स्लोप। देखिए ग्राफ देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है, जैसे लाइक एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 4 है, सो दिस पॉइंट बिकम्स 2, 4, हॉरिजॉन्टल का 2, वर्टिकल का 4।
ओके जी, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, इसकी मूवमेंट होती है यहाँ से यहाँ तक। ओके जी, यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका बन जाता है 10 और वाई एक्सिस बन जाता है 12। सपोज तो नो डाउट यहाँ पर एक्स एक्सिस 2 था, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस कितना हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका बन गया 10। तो आपका एक्स एक्सिस 2 से 10 में चेंज हुआ है। वाई एक्सिस इस पॉइंट पे 4 था और इस पॉइंट पे हम सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू 12 है। तो वाई एक्सिस कितना चेंज हुआ है, इसके चेंज होने से ये कितना चेंज, इस चीज का नाम स्लोप है। अब हम इसको कंप्यूट कैसे करें? देखिए 2 के बाद 3 भी आएगा, नो डाउट 4 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड सो ऑन, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 की तरफ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस हाईएस्ट वैल्यू के अंदर से इस लोएस्ट को माइनस कर देंगे। 10 माइनस 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। हम यहाँ पे ये कहेंगे हमारा जो एक्स एक्सिस है वो 8 यूनिट्स तक चेंज हुआ है, 8 यूनिट्स तक चेंज हुआ है। 2 से 10 तक जो चेंजिंग आई है वो कितने यूनिट्स की चेंजिंग आई है, 8 यूनिट्स। इसको हम पढ़ते हैं चेंज इन एक्स एक्सिस, मतलब हमारे एक्स एक्सिस के अंदर कितनी चेंजिंग आई है। अच्छा, मैथमेटिक्स में चेंज इन एक्स एक्सिस को हम इस सिंबल के साथ डिफाइन करते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, ये डेल्टा एक्स को क्या लिखा हुआ है, चेंज इन एक्स एक्सिस। ये मतलब हमने इसको वर्डिंग की बजाय इस नोटेशन के साथ लिख दिया, चेंज इन एक्स एक्सिस। इसका मतलब होता है चेंज इन एक्स एक्सिस। कितनी चेंजिंग हुई है, 10 में से 2 को माइनस कर दिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 8। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि चेंज इन वाई एक्सिस क्या हुआ, तो सिमिलरली आप वाई एक्सिस की चेंजिंग को कैसे कंप्यूट करेंगे, 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, वो आपको बताएगा कि इसके बीच में कितने यूनिट्स चेंज हुए हैं और 4 से वो 12 तक की है। तो इसका आंसर आप कैसे कंप्यूट करेंगे, 12 माइनस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8। तो सिमिलरली इसको हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 8। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका रेट क्या हो, रेट क्या होता है, रेट रेशियो वैल्यू होती है। रेट क्या होता है, जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें, दूसरा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट से चेंज हो और हम उसको 1 यूनिट में चेक करें, 1 यूनिट में उसकी चेंजिंग को कंपेयर करें, तो दिस इज कॉल्ड रेट। रेशियो वैल्यू एक परसेंटेज होता है, परसेंटेज रेट को अगर हम परसेंटेज में डिफाइन करना चाहें तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में लिख देते हैं। तो रेट क्या होते हैं, जस्ट लाइक रेशियो वैल्यू, रेशियो वैल्यू को हम रेट भी कहते हैं। तो इसका रेट क्या बनेगा, हम किसकी चेंजिंग कंप्यूट करना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस की चेंजिंग को कंप्यूट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें डेफिनेशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी चेंजिंग को कंप्यूट करना चाह रहे हैं इसके रिस्पेक्ट से, इसके रिस्पेक्ट से मतलब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो एक्स होगा। बाय डेफिनेशन इस चीज को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप को हम m के साथ भी लिखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब फार्मूला हमारा क्या बन गया, डेल्टा वाई को अगर हम इन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने क्या किया, इसको अगर हम y2 लेट कर लें, इसको हम अगर y1 लेट कर लें,
सिमिलरली ये हमारा अगर x2 हो जाए और ये x1 हो जाए तो आपका फॉर्मूला कैसे ब्रेक हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है मेरा स्लोप का फॉर्मूला। आई थिंक ये हर स्टूडेंट जानता होगा। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं और आपसे पूछूं कि इसका स्लोप कंप्यूट करें, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके x1 y1 x2 y2 यहाँ पे पुट करके आप इजीली स्लोप कंप्यूट कर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, मतलब अब हमने स्लोप निकाल लिया, हमारे पास स्लोप यहाँ पे आंसर क्या आ गया। अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास स्लोप का आंसर आ गया m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y भी 8 है, डेल्टा x भी 8 है, हमारे पास स्लोप आ गया 1। व्हाट इज मीन बाय m इज इक्वल टू 1, इसके मीनिंग क्या है? यस, ये पॉइंट है हमारा। हमने निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, फार्मूला यूज करके हमने स्लोप को कंप्यूट कर लिया, हमारा आंसर आ गया, हम पास भी हो गए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, हमने उसका स्लोप निकाला, हमने आंसर को सही टिक कर दिया, हमने बिजनेस मैथमेटिक्स पास भी कर लिया, हम आगे नेक्स्ट लेवल पे भी आ गए, हम चले गए उस लेवल पर। और हमें पता है कि स्लोप ऐसे कंप्यूट होता है। अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट पर, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, वो पूछेगा हमारे से, अगर किसी पॉइंट पे आपसे ये पूछा जाए कि ये आपने स्लोप निकाल लिया, m इज इक्वल टू 1 आ गया, ये क्या शो कर रहा है? इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट से ये जो m आपने कंप्यूट किया 1, ये क्या शो कर रहा है? मेन पॉइंट ये है हमारा, m इज इक्वल टू 1 इस एग्जांपल में क्या शो कर रहा है? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा स्लोप 1 आया है वो इस एग्जांपल में क्या शो कर रहा है? स्लोप तो है, ओके, इट्स ओके, स्लोप है ये, इट्स ओके। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये 1 के इक्वल है, ओके, ये सब सब सही है। इन इजी वर्डिंग आप ये बताएं कि स्लोप अगर 1 आ रहा है तो इसका क्या? यहां से ये देखिए 8 8 8 का मतलब डेल्टा वाई, 8 का मतलब डेल्टा एक्स। मतलब जो चेंजिंग एक्सिस में हो रही है वही चेंजिंग वाई एक्सिस में हो रही है, दोनों की चेंजिंग सेम है। अब इसका क्या मतलब है? अगर एक्स एक्सिस अपना एक यूनिट इंक्रीज करता है तो वाई एक्सिस भी अपना एक यूनिट इंक्रीज करेगा। अगर एक्स एक्सिस अपने 2 यूनिट इंक्रीज करता है तो वाई एक्सिस भी 2 यूनिट इंक्रीज करेगा। 2.5 यूनिट इंक्रीज नहीं करेगा, 3 यूनिट इंक्रीज नहीं करेगा। एग्जैक्ट वही चेंजिंग जो एक्स एक्सिस के अंदर आ रही है वही चेंजिंग वाई एक्सिस के अंदर आ रही है। और चेंजिंग जैसे एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है वाई एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है। ये चीज आपको बता रही है स्लोप 1 के मीनिंग। अगर अगर मैं इसको कर दूं -1, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी कैलकुलेशन हो गई जिससे इसका आंसर हमारे पास -1 आ गया। अब क्या शो करेगा ये? अब ये शो करेगा कि अगर हम एक्स एक्सिस का एक यूनिट चेंज करते हैं, अच्छा, चेंजिंग जरूरी नहीं है कि हम इंक्रीजिंग साइड पे जाएं, चेंजिंग आपकी डिक्रीजिंग साइड पे भी हो सकती है। चेंजिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने अपने एक्सिस को बढ़ाना है, हम उसको कम भी कर सकते हैं। चेंजिंग का मतलब है हम उसकी वैल्यू को चेंज करने हैं। चेंज करने का मतलब होता है हम उसको बढ़ा दें या कम कर दें। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस आपका डिक्रीज हो, जैसे 4 से 5 जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, नहीं, 4 से 3 की तरफ आए, 2 की तरफ आए, 1 की तरफ आए, 0 की तरफ आए, -1 -2 मतलब ये स्केल आपका नीचे चलना शुरू, ये बढ़ रहा है, ये कम।
या ये कम हो रहा है, ये 2 से 1 पे आ गया, फिर 0 पे आ गया, फिर -1 पे आ गया, फिर -2 पे आ गया, फिर -3, -4 और y एक्सिस बढ़ रहा है। अगर एक एक्सिस बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, अगर पहले वाला कम हो रहा है, दूसरे वाला बढ़ रहा है, तो सेम मीनिंग, अगर एक्स एक्सिस का 1 यूनिट चेंज होता है तो वाई एक्सिस का भी 1 यूनिट चेंज होगा। अगर ये इंक्रीजिंग साइड पे है वो डिक्रीजिंग साइड पे होगा, अगर ये डिक्रीजिंग साइड पे है वो इंक्रीजिंग साइड पे होगा। आंसर में नेगेटिव आ जाए, मीनिंग वही होंगे। एक्स एक्सिस का 1 यूनिट चेंज होता है तो वाई एक्सिस का भी 1 यूनिट चेंज होगा। अब दोनों अगर चेंजिंग एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों डिक्रीज होते हैं, तो फिर स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब दोनों वेरिएबल की डायरेक्शन जो है चेंजिंग की वो ऑपोजिट होगी। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा, तब आपके पास आंसर में नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आंसर 0 भी आ सकते हैं और यहाँ पे आंसर अनडिफाइंड इनफिनिटी भी आ सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं स्लोप कंप्यूट करने की। 4 पॉसिबल वैल्यूज। वन इज पॉजिटिव, second is negative, third is 0, fourth one is undefined। जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं ना स्लोप का कंप्यूट करने के लिए, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले की जब हम वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो वो यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, अनडिफाइंड भी आ सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर स्लोप का आंसर 1 होगा। 1 के अलावा यहाँ पे 1.5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 10.75 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। अभी भी मुझे आइडिया है कि ये डेफिनेशन अभी भी हमारे जहन में सही तरह से एग्जैक्ट नहीं बैठी। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं और आई थिंक उस एग्जांपल से आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आता हूँ। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आता हूँ ताकि ये डेफिनेशन आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ये जो हम स्लोप कंप्यूट कर रहे हैं ये बेसिकली है क्या। ओके, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही चीज डिफाइन करूंगा और आप भी कोशिश कीजिएगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज वी हैव अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई से, कोई भी प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई प्राइस भी होगी और प्राइस के साथ साथ उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी होगी। भाई कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कोई ना कोई प्राइस होगी और उसकी प्राइस के साथ साथ उसकी डिमांड भी होगी। जाहिर बात है, प्रोडक्ट अगर मार्केट में चल रहे हैं तो जाहिर बात उसकी डिमांड है तो चल रहा है ना। ओके जी, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज, 50। और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 50 है तो उसकी मार्केट में जो डिमांड है वो इतनी है। ये प्राइस हो गई, ये डिमांड है। इसको पर डे कह लें, ठीक है, पर डे कह लें। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस ये है तो उसकी एक दिन की जो डिमांड है वो ये। अच्छा, कंपनी चाह रही है, जैसे जैसे महंगाई हो रही है, टैक्सेस बढ़ गए, फला फला एंड सो ऑन, कंपनी चाह रही है कि वो इस प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करे। चेंज का मतलब वो उसको इंक्रीज करना चाहती है, लाइक 75। उसने एकदम उसको 25 पे बढ़ा दिया। अब नो डाउट उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी अगर आप प्राइस चेंज करें ना उनकी डिमांड चेंज नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी आप प्राइस को
थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, उनकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उन प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपटीटर हैं। जैसे जैसे ये एक मार्केट, सिंपल ये मार्केट जो कंपनी है ये है सिग्नेचर कंपनी। अच्छा, मार्केट के अंदर डॉलर के भी मार्कर हैं, मार्केट के अंदर स्नोमैन की मार्कर हैं, मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी कंपनी है, डेयर भी है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो इस किस्म के बोर्ड मार्कर बनाते हैं। अच्छा, इस मार्कर की जो वैल्यू है वो 35 रुपीज है। अच्छा, डॉलर का 40 का है, स्नोमैन का आई थिंक 60 रुपीज का है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर आप सिग्नेचर के रुपीज 5 रुपीज बढ़ा देते हैं या 10 रुपीज बढ़ा देते हैं, या ये 35 का मिलता है, इसको आप 50 रुपीज का कर देते हैं, यकदम यकदम कंपनी जो है इसको 50 रुपीज का कर देती है। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिस्पेक्ट से अगर हम डिफाइन करें, अगर ये 50 रुपए का हो जाता है तो फिर मैं फौरन डॉलर का परचेज करूंगा, क्योंकि वो 40 रुपए के काम तो चलाना है ना दोनों से, इससे भी वही लिखाई होगी, उससे भी वही लिखाई होगी। पहले वो महंगा था, हम उसको यूज नहीं करते थे, अब अगर ये महंगा हो गया तो हम डॉलर को यूज करें, तो इसकी डिमांड कम हो गई। अच्छा, अब जैसे स्नोमैन है, उसका रेट हाई है। अच्छा, जिसने स्नोमैन यूज करना है ना, उसने स्नोमैन ही यूज करना है, उसने ये डॉलर सिग्नेचर कोई यूज नहीं करना। वो अगर 60 का है, 70 का हो जाता है, वो अगर 80 का हो जाता है ना, लोगों ने उसी को ही यूज करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसकी जो लिखने का वो जो लिखाई होती है उससे अच्छी आती है, उसकी उसका थोड़ा निब उसकी अच्छी होती है, उससे लिखाई की अच्छी आती है, एंड सो और उसके उससे मेरिट्स अच्छे हैं, डीमेरिट्स कम है उसके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐसी उठाई है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज होती है तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है। यहाँ पे हम इस किस्म का प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उसकी डिमांड भी चेंज होगी। हम सपोज कर लेते हैं, अगर हम प्राइस को हाई करते हैं तो नो डाउट उसकी डिमांड कम होगी। कितनी कम होती है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे उसकी डिमांड 875, मैंने अज्यूम कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कंपनी ने जब 25 रुपए इंक्रीज किए तो डिमांड इतनी कम हो गई, जाहिर बात है कंपनी को झटका लगा, ये क्या हो। अब कंपनी रिसर्च करना चाहती है कि अगर अगर वो 1 रुपया यहाँ से इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, मतलब 50 रुपीज की प्राइस है, इसको चेंज करना चाह रही है, वो ये चाह रही है, चेक करती है कि अगर हम 50 के अंदर 1 रुपया इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्राइस के अंदर कितनी चेंजिंग अकर हुई है, प्राइस में कितनी चेंजिंग अकर हुई है। 75 माइनस 50, कितनी चेंजिंग हुई, 25 रुपीज की चेंजिंग हुई। अच्छा, अब डिमांड में कितनी चेंजिंग अकर हुई है, 1000 माइनस 875, ये कितनी चेंजिंग हुई है, 125। 125 होगी। अब हम अगर स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं एम, तो हमने डेल्टा डी को ऊपर रखना है और डेल्टा पी को नीचे रखना है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट होता है, डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है। तो डिमांड वाई एक्सिस की जगह पे आएगा, प्राइस एक्स एक्सिस की जगह पे आएगा। इसको हम कंप्यूट करते हैं, इसको कंप्यूट किया हमने 125 अपॉन 25, आपके पास आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 100 पे 4 और 7। अब देखो ये M5 आ गया हमारा, इस प्रॉब्लम का M5 आ गया। अब M5 क्या शो करेगा, मेन चीज ये M, अगर हमारा यहाँ पे आंसर जो है, हमने जैसे इसको P1 कहा तो ये P1 हो गया,
ये P2, ये D2 हो गया, तो डेल्टा P P2 माइनस P1 हो गया, डेल्टा T D2 माइनस P1 हो गया। ये हमने आप थोड़ी मिस्टेक की थी, उसके रिस्पेक्ट से माइनस में है। ओके जी, हमारे पास स्लोप आ रहा है नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव के मीनिंग मैंने आपको बताया। नेगेटिव पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी में दोनों एक्सिस एक साथ इंक्रीज होंगे या एक साथ डिक्रीज होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? एक एक्सिस अगर इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे हमने प्राइस को इंक्रीज किया, डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई, तो आंसर में नेगेटिव आएगा। ओके जी, अब नेगेटिव 5 क्या शो कर रहा है? नेगेटिव 5 ये शो कर रहा है, अगर आप प्राइस का 1 रुपया इंक्रीज करते हैं, 1 रुपया इंक्रीज करते हैं, तो डिमांड में इतने लोग कम हो जाएंगे, इतनी डिमांड कम हो जाएगी 1 रुपए पे। ये जो आपने टोटल डिमांड कंप्यूट किया ना, 125 की जो चेंजिंग कंप्यूट की है, ये 25 रुपीज पे है। आपने प्रोडक्ट के 25 रुपीज इंक्रीज किए, इतनी डिमांड कम हो गई है। अब मैं 1 रुपया इंक्रीज करने पर डिमांड कंप्यूट करना, 1 रुपया इंक्रीज करना, वो इतने डिमांड कम हो। अच्छा, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? अगर आप इसको 49 कर देते हैं, 49 रुपीज, तो इतने लोग बढ़ जाएंगे, फिर 1005 हो जाएगा। अगर 1 रुपया डिक्रीज करते हैं तो ये 1005 हो जाएगा। 50 को 51 करते हैं तो यहाँ पे 995 हो जाएगा, सॉरी 995। अगर आप इसको 50 से 51 करते हैं तो यहाँ पे डिमांड हो जाएगी 995। अगर आप इसको 50 से 49 करते हैं तो यहाँ पे डिमांड हो जाएगी 1005। मतलब ये 5 आपका ऐड होगा, ये 5 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, अगर आप इसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ये जो आपने यूनिट निकाला, ये 1 रुपए का है। अब कंपनी को पता चल गया कि 1 रुपए अगर मैं चेंज करता हूं ना, तो मेरे पास ये इफेक्ट आएगा। अगर मैं बढ़ाता हूं तो इतने कम होंगे, अगर मैं कम करता हूं तो इतने ज्यादा हो जाएंगे। अब कंपनी का एक टारगेट है, कंपनी ने मार्केट के अंदर 1050 टारगेट कंप्लीट करना है, 1050। अब उसे पता है 1 रुपए पे इतने, 1 रुपए कम करने पर इतने परसेंट बढ़ जाएंगे, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। मुझे टारगेट करना है 1050 का। अब मैं इसके कितने रुपीस कम करूं कि मेरी डिमांड टारगेट तक पहुंच जाए? अब एक आइडिया उसको मिल गया। अब वो उस आइडिया को ध्यान में रखकर इसकी प्राइस उतनी ही कम करेगा जो उसकी डिमांड रिक्वायर्ड है। और सपोज अगर वो इसकी रुपीस को बढ़ाता है, 1 रुपए पे 5 लोग कम हो जाएंगे। अब वो जितना मर्जी बढ़ाए ना, उसको आइडिया होगा अगर मैं इसकी रुपीस को बढ़ाऊंगा तो इतने लोग 1 रुपए पर कम होंगे। अब मैं इसको कितना बढ़ाऊं? ये ना हो कि मैं बढ़ाता जाऊं, वहां से डिमांड मेरी जीरो हो जाए। मैं मार्केट में एक प्रोडक्ट को जो है वो 35 रुपए का है, 35 का है, उसको मैं कर दूं एकदम 100 रुपीज का। कौन खरीदेगा इसको? कोई भी नहीं खरीदेगा, इसकी डिमांड जीरो हो जाएगी। तो ये है बेसिकली हमारा स्लोप का कंसेप्ट। हम स्लोप को क्यों कंप्यूट करते हैं, उसकी उसकी रीजन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होती है, उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो हम कंप्यूट कैसे करते हैं वो तो हमें आइडिया होता है, बट उसके जब मीनिंग को डिफाइन करना पड़े कि ये क्या शो कर रहा है -5, तो फिर वहां पर हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में कि स्लोप क्या शो कर रहा है। तो ये y एक्सिस की ऐसी वैल्यू है जो एक यूनिट चेंज होने से अक्कर, एक यूनिट चेंज होने से। x एक्सिस का एक यूनिट चेंज होने से y एक्सिस आपका कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। एंड आई थिंक आपको स्लोप समझ में आ गया। अभी भी नहीं आया तो आप डिफरेंट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं स्लोप के बारे में। ओके, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, अब हम आते हैं
स्लोप की पॉसिबल वैल्यू की तरफ, जो मैंने आपको डिफाइन की थी। स्लोप की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। 0, इंफिनिटी जिसको हम अनडिफाइंड करते हैं, इसको हम अनडिफाइंड पढ़ते हैं। थर्ड इज पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए स्लोप की। और फोर्थ वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यू वो है नेगेटिव। तो जब भी हम स्लोप को कंप्यूट करते हैं ना, जब भी हम फार्मूले को यूज करते हैं, स्लोप का फार्मूला यूज करके उसकी वैल्यू कंप्यूट करते हैं, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हमारे सामने आ सकती हैं। अब हम जरा इनको जरा डिफाइन करते हैं। ये 4 वैल्यूज जो है, 0, अनडिफाइंड, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनका मतलब क्या है? तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। स्लोप पॉजिटिव कब होता है? जब उसके दोनों एक्सिस या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। नेगेटिव कब होगा स्लोप? जब एक एक्सिस इंक्रीजिंग की तरफ चल रहा हो, दूसरा एक्सिस डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा हो, या एक एक्सिस डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा हो, दूसरा एक्सिस इंक्रीजिंग की तरफ चल रहा हो। इन दोनों केसेस में आपके पास स्लोप नेगेटिव होता है। दोनों एक्सिस इंक्रीज हो रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव होगा। दोनों एक्सिस डिक्रीज हो रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों एक्सिस की डायरेक्शन अगर एक जैसी है तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव होगा। 0 कब होगा और अनडिफाइंड कब होगा, इसको हम देखते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको डिफाइन करता हूं विद एग्जांपल्स कि हमारा स्लोप पॉजिटिव कब होगा, हमारा स्लोप नेगेटिव कब होगा, हमारा स्लोप 0 कब। ओके, विद एग्जांपल मैं डिफरेंट पॉइंट्स उठाता जाता हूं और आपको डिफाइन करता जाता हूं। जैसे -5 है और 10 है। दो पॉइंट आपको गिवन, मुझे इसका स्लोप कंप्यूट करना है। एंड स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, सिंपल। मैं फर्स्ट पॉइंट है इसको लेट कर लूंगा x1 y1। ये मेरा सेकंड पॉइंट है, इसको मैं लेट कर लूंगा x2 y2। अच्छा, अब आप x एक्सिस को देखिएगा। x एक्सिस को, x एक्सिस -5 है, x एक्सिस 15 है। तो आपका -5 15 में चेंज हो रहा है। अब चेंजिंग कैसे हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। -5 से 15 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, y एक्सिस को देखें। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे -3 हो गया। x एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, y एक्सिस डिक्रीज हो रहा है। स्लोप नेगेटिव होगा। चेक करें, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अच्छा, ये माइनस फार्मूले वाला हो गया। और ये -5 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर आ गया -13/20। स्लोप इज नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप की रीजन क्या हुई? आपका x एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, y एक्सिस डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर हम उसको रिवर्स देखें, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। मतलब मैंने इस पॉइंट को यहां रख दिया, इस पॉइंट को यहां रख दिया। ये x1 y1 है, ये x2 y2। अब आप x एक्सिस को देखें। x एक्सिस आपका 15 से -5 की तरफ जा रहा है, तो x एक्सिस डिक्रीज हो रहा है। y एक्सिस -3 से 10 की तरफ जा रहा है, y एक्सिस इंक्रीज हुआ है। y एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, x एक्सिस डिक्रीज हो रहा है। स्लोप नेगेटिव है। मतलब हम x1 y1 इसको ले रहे हैं, इसको भी x1 y1 लेट करके
इसको x2 y2 लेट करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम यही आंसर आएगा हमारे पास। डजंट मैटर कि आप किसको x1 y1 किसको x2 y2 लेते हैं, आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा और नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इन पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो चेंजिंग है ना वो ऑपोजिट है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, सो स्लोप विल बी नेगेटिव। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, -5 10 एंड 15 30। अब देखें क्या हो रहा है, -5 से +15, एक्स एक्सिस इंक्रीज हुआ है, वाई एक्सिस 10 से 30, वाई एक्सिस भी इंक्रीज हुआ है। अगर रिवर्स देखते हैं, एक्स एक्सिस डिक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों एक्सिस की जो डायरेक्शन है चेंजिंग की वो एक जैसी है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। इस केस में स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, एक माइनस फार्मूले वाला आ गया, एक माइनस ये आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 30 माइनस 10 20 हो गया, ये 20 हो गया, आंसर आ गया +1। तो आपके पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ गया। तो स्लोप पॉजिटिव होने की क्या रीजन है, स्लोप पॉजिटिव होने की रीजन ये है, आपके पास जो चेंजिंग अकर हो रही है दो वेरिएबल के बीच में, उनकी डायरेक्शन एक जैसी, या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। और इस केस में देखें, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। थर्ड केस देखिएगा, अच्छा ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर दी है, बट मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, पॉजिटिव की ये एग्जांपल है, ये नेगेटिव की एग्जांपल हो गए, ठीक है। इन नंबर्स को नहीं देखेगा, आप समझेंगे ये 1 है ये 1 है, मतलब इतने वो आप नहीं होंगे, माशाल्लाह आप काफी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि तो बेसिक्स चल रहा है ना अभी। क्योंकि एक स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास बार बार आते रहते हैं, सर ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, ठीक है बेसिक है तो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना घर पे बैठो, अगर बेसिक लग रहा है तो ये तो हम बेसिक पढ़े ना सारा, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, ये नेगेटिव की एग्जांपल मैंने शो किया है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की एग्जांपल है, ये पॉजिटिव। अब हम जीरो और अनडिफाइंड की तरफ आएंगे। यस, स्लोप जीरो। अब देखिएगा स्लोप जीरो का मतलब क्या है, स्लोप जीरो का मतलब ये है कि आप देखें इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आपका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। पेट्रोल जितना मर्जी आप महंगा कर दें, जितना मर्जी महंगा कर दें, जिसने बाइक चलानी है उसने पेट्रोल यूज करना है, वो ये नहीं देखेगा पेट्रोल महंगा होगा बाइक को घर खड़ी कर दे। जिसके पास गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, अगर पेट्रोल 150 रुपीज पर लीटर भी हो गया ना, उसने गाड़ी चलानी है, वो गाड़ी को घर खड़ा नहीं कर देगा कि पेट्रोल महंगा हो गया गाड़ी को घर खड़ा कर, नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो जितना जितना इंक्रीज हो जाए, जितना इंक्रीज हो जाए, फुल गर्मी के अंदर अगर किसी के घर में एसी लगा हुआ है तो उसने एसी ऑन करके उसके अंदर सोना है बैठना है, वो ये नहीं देखेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा अगर उसके घर एसी लगा हुआ है तो। मींस आपका एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, एक स्नोमैन मार्कर है, वो जिन्होंने यूज करना है ना वो ही यूज करेंगे, बेशक वो 80 रुपए का हो जाए, बेशक वो 100 रुपीज का हो जाए। जिसने स्नोमैन यूज करना है उसको उसको लिखने का अंदाज उसका चेंज होता है स्नोमैन के साथ, उसको लिखने का उसके साथ मजा आता है, उसको उससे राइटिंग अच्छी बनती है बोर्ड पे, तो वो वही परचेज करेगा, वो ये नहीं कहेगा ये महंगा हो गया मैं इसको छोड़ दूं, नहीं वो कहेगा वो वही। लीवर ब्रदर्स से प्रोडक्ट है, लीवर ब्रदर्स, लक्स साबुन है, हेड एंड शोल्डर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं, इनकी प्राइस जितनी मर्जी आप चेंज कर देना, इनकी डिमांड वैसे की वैसे रहेगी, इनकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होगी। आप प्राइस को चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर रहे हैं,
और प्रोडक्ट की डिमांड चेंज नहीं हो रही, डिमांड वैसी की वैसी है। जिसने लक्स साबुन यूज करना है उसने लक्स ही यूज करना है, उसने कोई और साबुन यूज नहीं करना। ओके जी, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0/20, ये 0 आ जाए। तो स्लोप 0 कब होता है? जब आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस चेंज हो और डिपेंडेंट एक्सिस चेंज ना हो, आपका y वेरिएबल चेंज ना हो, x एक्सिस चेंज हो। x एक्सिस चेंज हो, चेंजिंग का मतलब वो बेशक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, y एक्सिस वैसे का वैसी है, वो कांस्टेंट है। तो जब स्लोप 0 होता है ना, उसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो। इसमें दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इसमें दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। इसमें एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज नहीं हो रहा है वो y एक्सिस है। अब फोर्थ एग्जांपल की तरफ आते हैं। उसमें भी हमारा एक वेरिएबल चेंज होगा, दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं होगा। जो चेंज नहीं होगा उसमें वो x एक्सिस होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो न्यूली जब परचेज होते हैं, न्यूली जब मार्केट के अंदर इन होते हैं, सपोज उसकी प्राइस 10 रुपीज, लोगों ने उसको खरीदा, उसको यूज किया, आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट था, लोगों ने उसको यूज किया, उसके उसके एडवांटेजेस, उसके मेरिट्स उनको अच्छे मिले, उसके आउटपुट उनको अच्छे मिले, उसका इफेक्ट उसको अच्छा मिला, लोगों ने एक दूसरे को तारीफ की और उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़नी शुरू हो गई। प्राइस वही की वही है, 10 रुपीज। मतलब अगर वो प्रोडक्ट अच्छा निकला है मार्केट के अंदर तो उसकी डिमांड बढ़ गई। पहले उसको 10 लोगों ने यूज किया, अब उसको 20 लोग यूज कर रहे हैं, अब उसको 50 लोग यूज कर रहे हैं, अब उसको 100 पीपल उसको यूज कर रहे हैं। प्राइस वैसे की वैसे है, डिमांड दिन ब दिन उसकी बढ़ रही है। अभी मार्केट में कोई चीज शॉर्ट हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना, एज इट इज। तो प्राइस कांस्टेंट, डिमांड चेंज हो रही है, स्लोप विल बी अनडिफाइंड। प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज नहीं हो रही, स्लोप विल बी अनडिफाइंड। प्राइस भी चेंज हो रही है, डिमांड भी चेंज हो रही है, देन स्लोप विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, उस केस में आपका स्लोप या तो 0 हो सकता है या अनडिफाइन हो सकता है। फोर्थ एग्जांपल देखिएगा। इस पॉइंट में देखें अगर हम, तो एक्स एक्सिस हमारा चेंज नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस सेम आ रहा है, -5 -5 दोनों पॉइंट। वाई एक्सिस हमारा चेंज हो रहा है 10 से 15। इस केस में अगर हम यहाँ पे स्लोप कंप्यूट करते हैं उसी फार्मूले को लेकर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके पास बन जाएगा 5/0। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी। ओके, अब m0 का मतलब क्या हो गया? व्हेन y एक्सिस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स कांस्टेंट। मतलब x एक्सिस चेंज हो रहा है, y एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, स्लोप 0 होगा। व्हेन x एक्सिस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ? आपका x एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, y एक्सिस चेंज हो रहा है।
स्लोप पॉजिटिव है, बोथ एक्सिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब दोनों एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, दोनों एक्सिस चेंज होंगे और उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। दोनों या तो इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बोथ एक्सिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब आपको पता है कि इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पे है तो दूसरा पॉजिटिव साइड पे नहीं जाएगा, दूसरा नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो ये स्लोप की पॉसिबल 4 वैल्यूज हैं जिनको हम जब एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे ना, ये 4 वैल्यूज हमारे सामने आएंगी किसी ना किसी तरह से। जैसी एप्लीकेशन होगी, जैसे क्वेश्चन होगा, वैसे उसका आंसर आएगा। तो हमने फोकस ये करना होगा कि हम जीरो का मतलब क्या लेंगे, स्लोप जीरो का मतलब क्या लेंगे, स्लोप अनडिफाइंड का मतलब क्या लेंगे, स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या लेंगे और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या लेंगे। ओके जी, ये तो हमने स्लोप को डिफाइन किया। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमारे पास एक तो कंडीशन ये हो गई कि पॉइंट्स गिवन, मतलब हमें वो बता देगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो इन पॉइंट्स के अंदर से पास हो रही है। जैसे ये 2 पॉइंट है, -5, 10 और 15, -3। इन 2 पॉइंट के अंदर से लाइन पास हो रही है। आप इस लाइन का स्लोप बताएंगे। तो हम एज इट इज ये फॉर्मूला यूज करके उसका स्लोप निकाल लेंगे। अगर वो 2 पॉइंट दे दे, अगर वो कहे कि एक स्ट्रेट लाइन है वो इन 2 पॉइंट के अंदर से पास हो रही है, आप उसका स्लोप कंप्यूट करें। तो सेम एज इट इज ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर वो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दे, वो आपको ये नहीं बता रहा है कि ये 2 पॉइंट के अंदर से पास होगी, वो आपको कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है। वो आपको इक्वेशन दे देता है और कहता है अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इक्वेशन का स्लोप। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है और इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की है, बट यहाँ पे उसने ये कहा है कि लाइन 2 पॉइंट के अंदर से पास हो रही है, और सेकंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन ये है। अब आप बताओ उसका स्लोप क्या होगा। तो मतलब अब कंडीशन चेंज हो गई। वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, स्लोप का पूछ रहे हैं, हमारे से स्लोप कंप्यूट करने के लिए कह रहा है हमें। बट कंडीशन इज दैट पहले उसने 2 पॉइंट दिए थे, अब वो हमें इक्वेशन दे रहे हैं। इक्वेशन का हम कैसे स्लोप कंप्यूट करें, अब हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं। तो थोड़ा सा टाइम रह गया मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा उस टाइम के अंदर अंदर जो है इस चीज को डिफाइन कर दूं। अगर कुछ रह गया तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके जी, अब मेरे पास एक्सरसाइज ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 2x + 3y = 10। मुझे इसका स्लोप निकालना, मतलब मेरे पास अब पॉइंट्स नहीं है, x1 y1 x2 y2 मेरे पास नहीं है, मुझे इसका स्लोप। तो हम x1 y1 इसका निकाल सकते हैं थ्रू x इंटरसेप्ट एंड थ्रू y इंटरसेप्ट। कल हमने देखा था ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर होते हैं, और ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट x एक्सिस पे होता है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे होते हैं, और ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर होते हैं। ये देखिएगा,
ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट, और लाइन देखें इन्हीं दो पॉइंट के अंदर से पास हो रही है। अगर ये दो पॉइंट हमें मिल जाएं तो हम एक पॉइंट को x1 y1 लेट कर लेंगे, दूसरे को x2 y2 लेट कर लेंगे और हमारा स्लोप कंप्यूट हो जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे कंप्यूट करते हैं, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0, आपके पास ये आ जाएगा 5। तो x इंटरसेप्ट क्या बन गया, 5,0। y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, पुट x इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/3। आपके पास y इंटरसेप्ट क्या बन गया, 0,10/3। अब आप अज्यूम कर लें इसको x1 y1, इसको x2 y2। y2 माइनस y1, x2 माइनस x। तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मैंने कोई मिस्टेक की है यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मेरे पास x इंटरसेप्ट इसका +5 आ रहा है, y इंटरसेप्ट 10। हाँ ठीक है, ग्राफ सही बनाया था। ये आ गया x इंटरसेप्ट दैट इज 5, ये आ गया y इंटरसेप्ट दैट इज 10/3। ये ग्राफ बनेगा इसका, और इसका स्लोप आ गया नेगेटिव। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव क्यों है, अगर इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा फिर ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके जी, ये मेरा इक्वेशन थी, इक्वेशन गिवन थी और मैंने उसका स्लोप निकाला। मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था, तो मैंने इक्वेशन के दो पॉइंट खुद कंप्यूट कर दिए। तो एक उसका एक्स इंटरसेप्ट, एक उसका वाई इंटरसेप्ट, ये हम कल कंप्यूट कर चुके थे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को इक्वेशन में 0 पुट करेंगे। आपके पास एज इट इज दो पॉइंट आ जाएंगे। ग्राफ में हमारा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के ऊपर होता है, जहां पे लाइन उन एक्सिस को कट करती है। तो नो डाउट ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे। जब ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे तो हम यहाँ से उसको कंप्यूट कर सकते हैं। एक और इसका कंप्यूट करने का फार्मूला होता है, स्लोप को कंप्यूट करने का फार्मूला होता है जब इक्वेशन गिवन होती है, वो भी देख लें। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है, 2। इसमें वाई एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है, बाहर नेगेटिव, ये फार्मूले वाला नेगेटिव है, तो आपका स्लोप आ गया -2/3। ये भी तो 2/3 है ना, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 5 3 15। देखो दोनों स्लोप इक्वल हो गए। तो ये फार्मूला भी स्लोप का है, मगर ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास इक्वेशन गिवन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो हम इस फार्मूले को यूज करके भी उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये देखो वही स्लोप आ रहा है जो हमने दो पॉइंट के थ्रू निकाला, सेम वही चीज आ रही है। इसका एक और फार्मूला भी है स्लोप कंप्यूट करने का, रिगार्डिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ये मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करूंगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको mx। अगर आप अपनी इक्वेशन को इस शेप में लिख देते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम स्लोप कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब मेरे पास टाइम
एंड होने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी आपकी तरफ से आए हैं, उनको भी हमने थोड़ा सा डिफाइन करना है। इसकी आप स्क्रीन इमेज ले लें, तो कल हम इस टॉपिक को यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है और इसको कैसे डेवलप किया जाता है और उसके थ्रू हम स्लोप कैसे कंप्यूट करेंगे। तो आज हमने स्लोप की डेफिनेशन और स्लोप की पॉसिबल 4 वैल्यूज और इसके मीनिंग, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये आपको आइडिया दिया कि अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी तो फिर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर इक्वेशन गिवन होगी तो स्लोप कैसे निकालेंगे। एक और तरीका मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे कि हम अपनी स्ट्रेट लाइन को जो है कितनी शेप्स में डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कितनी शेप्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सैटरडे को। आई थिंक सैटरडे को हमारा रोजा भी होगा, तो टाइमिंग देख लेंगे, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है टाइमिंग, तो वो हम देख लेंगे। ओके जी। अच्छा, ये जो फॉरकास्टिंग का कल भी क्वेश्चन पूछा था, आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे, तो मैं फिर वहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ कि फॉरकास्टिंग के अंदर कौन कौन से मॉडल करें। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में लिख के ना सेंड करें, ये मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। देखिए, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन जो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है, इसमें हमारा जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। जो मैंने जो लास्ट टाइम डेफिनेशन लिखी थी ना लीनियर इक्वेशन की, उसमें मैंने आपको कहा था कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया कि 1 रुपए बढ़ाने के ऊपर 5 लोग उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे 1 रुपए बढ़ाने पर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इसका मतलब है हर 1 रुपए पर 5 लोग कम होंगे, हर 1 रुपए। ये कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट जब चेंज होता है, पेट्रोल जब होता है, तो आप उसकी चेंजिंग को देखें जरा। कभी 5 रुपए बढ़ जाते हैं, एकदम न्यूज आती है ना कि 5 रुपए बढ़ गए पेट्रोल, फिर एकदम न्यूज आती है कि 0.50, मतलब 1 रुपए का आधा उन्होंने सस्ता कर दिया पेट्रोल। या कभी न्यूज आती है 2 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए बढ़ाए थे, 2 रुपए कम कर दिए। फिर न्यूज आती है 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल, फिर न्यूज आती है 5 रुपए कम कर दिए। ये कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं कि दिस रेट इज नॉट कांस्टेंट। मतलब आप पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई रेशियो नहीं आ रहा, मतलब बढ़ाने का क्या रेशियो है, मतलब 1 रुपए बढ़ा रहे हैं, 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, नहीं, कुछ भी पता नहीं है। 5 रुपए भी बढ़ सकते हैं, 10 भी बढ़ सकते हैं, 1 रुपए भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, एकदम बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो फिर वो इंक्रीज ही चलता रहेगा। हमने भी पॉइंट्स देखे थे ना, दो दो पॉइंट करके, ये जो हमने इनके आंसर निकाले। अगर एक पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको इंक्रीज देख रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि ये आगे जाके डिक्रीज भी हो जाएगा। हम ये चीज चेक नहीं कर रहे अभी, क्योंकि ये चीज फिर नॉन लीनियर के अंदर चेक, नॉन लीनियर का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। उसमें फिर हमारे पास ये केसेस आते हैं कि हमारा पेट्रोल का रेट कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, गोल्ड का रेट कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, डॉलर का रेट कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम। ये नॉन लीनियर का केस है। नॉन लीनियर में स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। तो नॉन लीनियर हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है लीनियर का। तो लीनियर में हम सिर्फ उन्हीं एग्जांपल को करेंगे जिसमें हमारा स्लोप कांस्टेंट होगा हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन का। तो अभी हम नॉन लीनियर को डिस्कस नहीं करेंगे, जब नॉन लीनियर को डिस्कस करेंगे ना, फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव भी स्लोप होता है, तो डेरिवेटिव को वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास फंक्शन नॉन लीनियर हो और हमें उसका स्लोप कंप्यूट करना हो, फिर हम डेरिवेटिव की टेक्निक यूज करते हैं।
देखिए, ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम एम से स्टार्ट होता था। मुझे उसका नाम अब पूरी तरह ध्यान में नहीं है, बट मैंने इसको नेट पे पढ़ा था। स्लोप को हम एम के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक मैथमेटिशियन था जिसने इस फार्मूले को डिवेल्प किया था, उसका नाम एम से शुरू हुआ, तो इसलिए उसने स्लोप को एम से लिखा है। अगर आप एम से ना लिखें, आप इसको डायरेक्ट स्लोप वर्ड में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, डेयर का मार्कर अच्छा होता है। मेरे पास डेयर का नहीं है, मेरे पास सिग्नेचर है, क्योंकि वो मार्केट में जो दुकान खुली हुई थी ना, उसके पास यही मार्कर था। मुझे ही पता है, मुझे ही पता है डेयर का मार्कर अच्छा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, डिमांड -125 नहीं होगी, वो आप देख लें, कैलकुलेशन में देख लें, अगर -125 आए तो उसको -125 कर दें। सिंपल, मेरा पॉइंट आपको समझ में आ जाए, बाकी कैलकुलेशन आप देख लें, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आप फिर सही करें। मैंने बताया ना, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर जिसकी आप प्राइस चेंज करें ना, उसकी डिमांड भी चेंज हो। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी प्राइस आप जितनी मर्जी चेंज कर देना, उनकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है सर, मेडिसिन की प्राइस, तो ठीक है, मेडिसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जिसकी प्राइस आप जितनी मर्जी चेंज कर दें, जिसने, जो हार्ट पेशेंट है उसने वो जो टैबलेट खानी है वो टैबलेट खानी है, वो पेशेंट जितनी महंगी हो जाए उसने वो खानी है। ठीक है, तो उसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेडिसिन को आप जितनी मर्जी चेंज कर दें प्राइस को, उसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास ग्राफ होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास ग्राफ होता है, कल मैंने इसको डिफाइन किया था। तो जो वैल्यू हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है उसको नॉर्मली हम एक्स एक्सिस पे देते हैं, और जो वैल्यू डिपेंडेंट होती है उसको हम नॉर्मली वाई एक्सिस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या कंसेप्ट होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसको आप कंप्यूट ना करें, मतलब वो आपको वैसी की वैसी मिल जाए, मगर आपने कोई, आपकी कोई डिमांड भी नहीं है, आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको कोई वैल्यू वैसी की वैसी मिल गई। जो वैल्यू एज इट इज आपको मिल जाए, मतलब उसको आप कंप्यूट नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट होती है। और जिस वैल्यू को आप कंप्यूट करें इंडिपेंडेंट को यूज करके, वो आपकी डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे आपकी फैमिली के अंदर आप इस टाइम डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पर। आप कोई भी काम करेंगे ना, कोई भी काम करेंगे, छोटा बड़ा कोई भी काम करेंगे, आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से मशवरा करके करेंगे। कोई अच्छा इंसान यही काम करता है, मैं बुरों की बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी मर्जी से, ठीक है। एक अच्छा इंसान अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने खानदान के बड़े लोगों से, कोई भी अच्छा बुरा काम जो भी होगा वो पहले उनसे मशवरा करेगा, फिर उसको करेगा। मतलब वो डिपेंडेंट है उन पर, उनके बगैर वो नहीं चल सकता। और जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो आपके बड़े बहन भाई हैं, वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट। मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनके पास इतना नॉलेज है लाइफ का, कि वो आपको सही गाइडलाइन दे सकते हैं, जस्ट लाइक योर टीचर। आप टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो अपने टीचर से पूछते हैं ना, उसके बाद आगे उसको सॉल्व करते हैं। टीचर ने कहा गलत, आपने इसको गलत कर दिया, टीचर ने कहा सही है, आपने उसको सही करके ओके करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो आप अपने टीचर को हेल्प लेकर उससे सॉल्व कर देते हैं। और आपका टीचर क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, वो तो किसी से नहीं पूछेगा ना कि क्या करना है, वो तो वही पढ़ाएगा जो उसके जहन में आएगा। आपके पेरेंट्स बाहर से कमा के आ रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, कहाँ से कमा के आ रहे हैं वो सोचेंगे। आप तो ये नहीं सोचेंगे ना कि हमारे पेरेंट्स कैसे कमा रहे हैं। हमें तो पढ़ना है, ये फीस है, ये पे कर दो, ये खाना पीना है, ये मुझे पिज्जा खाना है, ये मुझे फलां चीज खानी है, पेरेंट्स वो आपको अवेलेबल करके देंगे। तो पेरेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने कोई काम करना होगा तो वो खुद सोचेंगे। आपने अगर कोई काम करना होगा तो पेरेंट्स से पूछ के करेंगे। ठीक है जी। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का चक्कर होता है। एक मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू जिसको आप कंप्यूट करें
वो डिपेंडेंट होता है, और ऐसी वैल्यू जो कंप्यूट ना करें और आपको वैसी गिवन हो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। प्राइस को नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट पे लेते हैं और डिमांड को डिपेंडेंट पे लेते हैं। मतलब प्राइस आपका एक्स एक्सिस होता है, डिमांड आपका वाई एक्सिस होता है। देखिए इंटरनेट का प्रॉब्लम मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इंटरनेट का प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हो गया था, एक क्लास में आपकी नहीं ले सका था, मेरे साथ भी इंटरनेट का इशू हुआ था। तो इंटरनेट का इशू मेरे साथ भी हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। रमजान टाइमिंग आपको मैनेजमेंट वाले बताएंगे, क्योंकि मुझे भी वही बताएंगे, आपको भी वही बताएंगे। ओके जी। बाकी अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। मैं अभी क्लास ऑफ कर रहा हूँ, टाइम इज मोर ओवर। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।